सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया आज का जो हमारा नया सब्जेक्ट और नए टॉपिक के साथ जो है शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो आज का जो हमारा टॉपिक या फिर जिसको आप कह सकते हैं सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, iOS, एप्पल वाला नहीं, लॉ वाला। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक मतलब मेन जो मेजर टॉपिक है वो रहेगा एक्सटर्नल एड टू कंस्ट्रक्शन। तो हम कहाँ से एक्सटर्नली जो है चीज़ों को उठाकर उसको इंटरप्रेट करते हैं, इस चीज़ के ऊपर जो हमारी आज की जो है बातचीत होने वाली है। तो चलो जी फटाफट से जो है डिस्कस कर लेते हैं। और सारे जो है ऑन यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। अभी तक मैं बता रहा हूँ बिल्कुल शांति थी सड़क पे, मैं अगर चला आके बढ़िया बाहर बनाते शांति हो रखी और अब सारे आ गए चलो हाँ, एक्सटर्नल एड ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द इंट्रिंसिक एड to construction such as preamble, preview of the act, court can consider resource outside the act called the extrinsic aid in interpreting and find out the purpose of the act। तो वही मैंने कहा ना, अभी तक हमने जो है इंटरनल एड करे थे, मतलब कि स्टैट्यूट में क्या लिखा हुआ है, लॉ में क्या लिखा हुआ है, कोर्ट का क्या है, लेकिन ये लोग जो है अब बाहर की चीज़ों को भी जो है उसको लेकर इंटरप्रेट कर सकते हैं अगर केस के अंदर जरूरत पड़ रही है तो क्या चीज़ है ये, तो उसको एक्सट्रिंसिक एड कहते हैं। ठीक है जी, एक्सट्रिंसिक बाहर, इंट्रिंसिक अंदर की, ऐसे। अब पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फैक्ट, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस जो लेजिस्लेटिव के होते हैं ये हो सकते हैं। अब हिस्टोरिकल सेटिंग कैन नॉट बी यूज एज एड इफ द वर्ड्स आर प्लेन एंड क्लियर। अगर वर्ड्स जो है वो प्लेन और क्लियर हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है भैया इसकी। And if the wordings are ambiguous and the history setting may be considered in order to arrive at the proper construction। ठीक है जी। So this include conception of an idea, drafting bill, debate made in the amendment proposed। तो बाहर की चीज़ें, डिबेट हो गई, ये सब चीज़ें। अब देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होंगी, वो सब देखेंगे। अभी सिर्फ एक फाउंडेशन बना रहा है ये। हिस्टोरिकल सेटिंग कवर्स पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन, ये सारी चीज़ें। सो the ingredient of parliamentary history are the bills in its original form or the amendments considered during its progress in the legislature, and speech of the minister who introduced the bill in the parliament and also referred as statement of object and reason, report of parliament। ये सारी चीज़ें हैं इसकी जो हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। अब डिटेल में देखते हैं आगे क्या क्या होगा। अब यहाँ पर जो हमारा आज का रहेगा इसके अंदर कंटिन्यूशन वो रहेगा सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक इन्वेंशन। क्या इन चीज़ों को हम एक्सटर्नल एड की डेफिनेशन में डालेंगे और इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, क्या इंटरप्रिटेशन जो है उसमें यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, ये देख लेते हैं। स्टैट्यूट मस्ट बी इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस विच वर अननोन और डिड नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ एनैक्टमेंट ऑफ द स्टैट्यूट। ठीक है। एनी रेलेवेंट चेंजेस इन द सोशल कंडीशन एंड टेक्नोलॉजी शुड बी गिवन ड्यू वेटेज। तो हाँ जी, बिल्कुल जो है इन सब चीज़ों को हम इंटरप्रिटेशन करते वक्त जो है कंसिडरेशन में अपने ले सकते हैं। इसका जवाब हमें मिल गया। अब दूसरा आता है हमारे डिक्शनरीज। डिक्शनरीज क्या है? व्हेन अ वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन द स्टैट्यूट इट इज परमिसिबल टू रेफर टू अ डिक्शनरी। अब भाई अगर कोई स्टैट्यूट के अंदर वो वर्ड का मीनिंग नहीं दिया हुआ तो उस चीज़ को तुम देखने डिक्शनरी कर सकते हो। डिक्शनरी एक एक्सटर्नल एड हो गई ना, मतलब डिक्शनरी के अंदर लॉज तो नहीं लिखे होते, तो एक एक्सटर्नल चीज़ हो गई जिसको हम लेकर उस लॉ को हम पढ़ रहे हैं, मतलब इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। डिक्शनरी इज टू फाइंड आउट द जनरल सेंस इन विच दैट वर्ड इज अंडरस्टूड इन द कॉमन parlance। The use of the dictionaries is limited to circumstances where the judges and councils use different word। तो इसको लिमिटेड यूज़ रखना चाहिए, यानी कि हर चीज़ जो है तुम डिक्शनरी खोलकर अपना देखना शुरू कर दो। इन सच केस कोर्ट मे यूज ऑफ स्टैंडर्ड ऑथर्स एज वेल एज नॉन एंड वेल नोन अथॉरिटेटिव डिक्शनरीज। तो वैलिड डिक्शनरीज की बातचीत करी जाएगी। इट इज़ फॉर द कोर्ट्स टू इंटरप्रेट देम एज बेस्ट एज दे कैन। जितना अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ उसको फिट कर दें उस वर्ड के मीनिंग को लॉ के अंदर, उतना अच्छे तरीके से कोर्ट की ड्यूटी बनती है वो करे। A dictionary meaning cannot be adopted if it will make some existing word redundant or will require reading of some additional word। अगर कोई डिक्शनरी में ऐसी चीज़ लिखी हुई है कि इस वर्ड का मीनिंग ये है और इस मीनिंग को समझने के लिए और कुछ लगाओ, उसको समझो, इसको, तो इतनी लंबी चेन नहीं बननी चाहिए। सीधा सीधा लिखा है तो बताओ, नहीं लिखा तो उस डिक्शनरी को ख़त्म कर दो, मतलब उसका रेलेवेंस को मत लगाओ वहाँ पर। डिक्शनरीज एंड रिपोर्ट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर नॉट सेफ गाइड्स। ऑल दो कंसिडर कर सकते हो, लेकिन कह रहे हैं कि सेफ गाइड जो है वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ हो गई हमारी। अब आता है जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन क्या इसको हम ले सकते हैं? इट शुड बी टेकन इनटू नोट दैट द डिसीजन रेफर्ड आर इंडियन। इफ दे आर फॉरेन इट शुड बी एंश्योर्ड दैट द सच अ फॉरेन कंट्री फॉलोज द सेम सिस्टम ऑफ जुरिस्प्रूडेंस एज आर्स एंड दैट दीज डिसीजंस have been taken in the ground of the same law as ours। तो वही चीज़ हो गई, अगर हम कोर्ट के डिसीजन को ले सकते हैं कंसिडरेशन में एज लॉन्ग एज वो इंडिया का हो
ठीक है जी, वो डिसीजन इंडिया में दिया गया हो, लेकिन अगर तुम बाहर का भी रेफर करना चाहते हो तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि जो बाहर की जो प्रोसेस है या लॉज हैं वो हमसे जो है मिलते जुलते होने चाहिए, या जो वही होने चाहिए जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उसी चीज़ को तो है तुम लॉ के अंदर ला पाओगे ना, किसी और के। अब यहाँ पर अगर चक्कू मारना ऑफेंस है, बाहर चक्कू मारना ऑफेंस नहीं है, तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी इस चीज़। तो चलो, फॉरेन डिसीजन क्या उसको ले सकते हैं हम इंटरप्रिटेशन के लिए? बिल्कुल। फॉर द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन स्टैट्यूट कोर्ट्स आल्सो रेफर्स द डिसीजन ऑफ फॉरेन कोर्ट्स व्हिच आर फॉलोइंग द सेम सिस्टम ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। वही बात होगी जो अभी मैंने कही। सो दीज फॉरेन डिसीजन हैव परसुएसिव वैल्यू ओनली एंड आर नॉट बाइंडिंग ऑन द इंडियन कोर्ट्स। उनकी सिर्फ परसुएसिव वैल्यू होती है, वो बाइंडिंग जो है वो नहीं होते इंडियन कोर्ट्स के ऊपर, ठीक है जी। एंड इंडियन कोर्ट्स एंड होल गाइडेंस इज अवेलेबल फ्रॉम बाइंडिंग इंडियन डिसीजन रेफरेंस टू फॉरेन डिसीजन इज नो यूज, ठीक है। वही चीज़ हो गई। क्या इंटरनेशनल कन्वेंशंस को जो है हम यहाँ पर ले सकते हैं? बिल्कुल। इट हेल्प्स एज एन एक्सटर्नल एड फॉर द पर्पस ऑफ रिजॉल्विंग एम्बिग्विटीज इन दी लैंग्वेज। तो बिल्कुल जी, एक्सटर्नल एड, एक्सटर्नल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशंस को भी जो है तुम लोग इसको एज अ एक्सटर्नल एड यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट पब्लिकेशन को हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। रिपोर्ट ऑफ कमिश्नर और कमिटी जो है उसको यहाँ पर कंसिडरेशन में ला सकते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। अदर डॉक्यूमेंट ओनली इफ द अबव डॉक्यूमेंट आर एक्सप्रेसली रेफर्ड टू द स्टैट्यूट दे कैन बी लुक्ड एट फॉर द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेशन, क्या उस चीज़ को हम इंटरप्रिटेशन के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये देख लेते हैं। अब कह रहा है इट यूजुअली डिवोट्स द कोर्स ऑफ इवेंट विच गिव्स राइज टू एनैक्टमेंट। वो एक तरीका बता रहा है कि किस तरीके से चीज़ निकल के आई है, मतलब जैसे आउटपुट निकलता है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बता रहा है वो। सो ले सकते हैं एक बार को। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड, क्या वो कर सकते हैं? इट इज़ एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द लॉ दैट इफ अ वर्ड हैज रिसीव्ड क्लियर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देन द वर्ड इज इंटरप्रिटेड अकॉर्डिंग टू द जुडिशियल मीनिंग। ये तो क्लियर लॉ है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देख लेते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हमें इंटरप्रेट करना है तो उस केस में क्या देखा जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ आवर कंट्री सिंस इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैट्यूट। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन आर एप्लीकेबल टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, ठीक है। तो जो जनरल प्रिंसिपल है वो इस पे भी रहेंगे। द कोर्ट ट्राइज टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द वर्ड्स दे यूज्ड बाय देम। तो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो फ्रेमर्स है, उनके इंटेंशन को पता लगाना चाहिए कोर्ट, उसके बिहाफ पर ही जो है यहाँ पर इंटरप्रिटेशन की बातचीत करी जाएगी। इवन इफ द आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी अट्रैक्टिव इट मस्ट बी वैलिडेटेड विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज रिफ्लेक्टेड बाय द वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। बड़ा आसान हो गया। सो द सुप्रीम कोर्ट आइडेंटिफाइड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट ट्रू स्पिरिट एंड हेल्थ। वही चीज़ हो गई, जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात है उसी को जो है हमने यहाँ पर स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इस वर्ड को उसके थ्रू हमने डिफाइन करा हुआ। नथिंग दैट हर्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको हम इंटरप्रिटेशन में यूज कर सकते हैं। सो द वेरियस प्रिंसिपल अप्लाइज बाय द जुडिशरी व्हाइल इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। सो द जनरल, कौन कौन से वेरियस ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो इंटरप्रिटेशन में जो है यहाँ पर यूज करे जाते हैं? द जनरल रूल अडॉप्टेड फॉर द कंस्ट्रूइंग अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम एज फॉर द कंस्ट्रूइंग एनी अदर स्टैट्यूट। तो वही जनरल प्रिंसिपल्स वही सारे लगेंगे। 3 टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, एम्बिग्विटीज एंड अनसर्टेनिटीज वेयर interpreting the constitutional provisions can be clarified by referring to the earlier interpreted decision। तो जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हिस्टोरिकल चीज़ को भी जो है तुम लोग कंसीडर कर सकते हो कि अगर कोई चीज़ तुम्हें यहाँ पर नहीं समझ आ रही, कुछ एम्बिग्विटीज हैं या कुछ गड़बड़ लग रही है, तो उसको पहले कैसे इंटरप्रेट करा गया था उस चीज़ को देखकर जो है तुम लोग प्रेजेंट में भी कर सकते हो इंटरप्रेटेड, किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ जनरल रूल्स जो हम यहाँ पर बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, क्या है वो रूल्स? इफ द वर्ड्स आर क्लियर एंड एम्बिगुअस दे मस्ट बी गिवन फुल इफेक्ट। तो बड़ा आसान हो गया जी, क्लियर, सब कुछ क्लियर है, जबरदस्ती का तुम उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो। द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रेड एज अ होल। कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे तरीके से पढ़ो, ये नहीं कि एक लाइन पढ़ ली उसका मीनिंग कुछ अलग निकाल दिया, फिर अगली लाइन पढ़ ली उसका मीनिंग कुछ अलग निकाल दिया। प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मस्ट बी अप्लाइड। जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल है वो जरूर तुम फॉलो करो। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड मे बी यूज्ड व्हाइल इंटरप्रेटिंग, हाँ यही बोलेंगे ना ऐसा। तो इंटर एक्सटर्नल एड देखो। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल्स ओवर अदर स्टैट्यूट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ऊपर है और उसके ऊपर कुछ नहीं है। ये नहीं कि कोई और स्टैट्यूट की बातचीत तुम उस कॉन्स्टिट्यूशन में घुसेड़ रहे हो, मतलब कुछ और स्टैट्यूट को उसको एज ए इंटरप्रिटेशन यूज़ करके तुम इसमें घुसेड़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सबसे ऊपर है, वो सबसे ऊपर रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन। चलो जी, यही था हमारा, ये मेरे ख्याल से हो गया इसमें एक्सटर्नल एड भी। तो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ बाद में देखेंगे सॉरी बाद में देखेंगे यार इसको, तो अभी तो कहीं जाना मेरे को, तो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ बाद में देखते हैं। चलो इसे, ठीक है।
तो चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में जो है वो डाल सकूँ। बाकी भैया कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों को दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करिए, वहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। बाकी डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिंक दिए हुए हैं, जैसे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, कॉल मी फॉर ऐप का लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप जो है मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू जो है बातचीत कर सकते हैं, वो भी लाइव। चलो जी, सब्सक्राइबर करो तो बहुत ही बढ़िया, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे मिस। और सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना। बाय डिफॉल्ट वो पर्सनलाइज पे होता है, उसको ऑल पे कर देना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी वीडियो जो है अपलोड करता हूं वैसे ही। चलो जी, थैंक्स फॉर वाचिंग, बी वेल, प्रतीक्षा में साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। इंटरनेशनल ट्रेड लॉ बाद में देखते हैं, चलो इसे।